नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार साबित होने वाला है और ये सीरीज को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर कोई किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा यहाँ से। इसमें केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा डिटेल्स डिस्कशन होगा, जहां पे आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 10 क्वेश्चन तैयार कराया जाएगा। चलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सी पंचवर्षीय योजना, एक सेकंड थोड़ा सा कलर सेलेक्ट कर ले हम। कलर रेड रखते हैं। कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी पंचम पंचवर्षीय योजना, डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करें। देखिए, कहा जा रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया था। नेहरू ने किस मॉडल को अपनाया था? महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास मुख्य लक्ष्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? औद्योगिक क्षेत्र में विकास। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है इसमें, 1956 की औद्योगिक नीति में आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थान की दिशा में दृढ़ निश्चयी प्रयास किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट कहा जा रहा है भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला के जल विद्युत परियोजनाएं और 5 इस्पात संयंत्र क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है। भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत परियोजनाएं और 5 इस्पात संयंत्र क्रमशः सोवियत संघ, अगर सोवियत संघ कहे हैं तो वर्तमान में रसिया को मान लीजिए, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 2016, बी 2015, सी 2018, डी 2017। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि 2015। 2015 में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, कितना बार रिपीट हुआ है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया? 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? यानी कि साउथ अफ्रीका में, आप लोग को पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में ही रंगभेद जो है शुरुआत वहीं से माना जाता है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था कि साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को, यानी कि जो गोरे और काले का जो डिफरेंस था,
यानी कि अंग्रेजों के तरफ से साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, इंडियन को भी काला कहा जाता था, लेकिन जो ब्रिटेन जो अंग्रेज थे वो अपने आप को गोरे समझते थे और गोरे होते भी हैं। तो इन दोनों के बीच को रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी अल्बर्ट जॉन लुटुली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला आए हैं तो नेल्सन मंडेला के विषय में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे। आइए नेल्सन मंडेला के विषय में हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मंडेला को रंगभेद विरोधी आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब देखिए 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान के अलावा वह यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र गैर भारतीय हैं। आपको बताते चलो कि भारत रत्न जो है वो केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति में दिया गया था, लेकिन अभी तो वर्तमान में भारत रत्न भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक। तो एक तो दिया गया पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान को और दूसरा दिया गया नेल्सन मंडेला को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में कहा जा रहा है नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट कहा जा रहा है वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत राष्ट्रपति कहने का मतलब है कि अंग्रेज छोड़कर, यानी अंग्रेज को हटा दीजिए, यानी कि किसी भी साउथ अफ्रीका के अलावा किसी भी देश को हटा दीजिए, यानी कि साउथ अफ्रीका का लोकल जो थे वो सबसे पहला अगर राष्ट्रपति बने, अश्वेत का मतलब कि गोरे लोग को छोड़कर, यानी कि अंग्रेजों को छोड़कर, पुर्तगीज को छोड़कर, ये सब को छोड़कर अगर बने तो सबसे पहला राष्ट्रपति ये बने थे कौन? नेल्सन मंडेला। चलिए अगला पॉइंट कहा जा रहा है नेल्सन मंडेला को सरकार ने देश में रंगभेद सरकार को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। यानी नेल्सन मंडेला की जो सरकार बनी उन्होंने रंगभेद को खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है। उसी पर उन्होंने काम भी किया, जिसने कानून द्वारा लागू नस्लीय अलगाव पर ध्यान केंद्रित किया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द ऑटोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोग्राफी है। ऑटोग्राफी कहा जाता है कि अपनी कहानी जो लिखते हैं, अपना जीवनी खुद लिखते हैं, उसे ऑटोग्राफ कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी कहानी यानी कि अपनी जीवनी खुद लिखी है। उस पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा और इसमें पॉइंट बचा है और मैं बता दूं, यही नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखिए और एक चीज बता दो कि 1990 में तो हम लोगों ने देखा कि इनको भारत रत्न सम्मान मिला था, और 1993 में यानी कि 1993 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमने टाइप नहीं किया है तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 1990 में भारत रत्न और 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हैं तो थोड़ा सा हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए सरदार पटेल जी ने लगभग 562 रियासतों को भारत में विलय करके भारत के एकीकरण में मुख्य योगदान दिया। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक है। सरदार पटेल जी ने लगभग 562 रियासत का मतलब कि पहले भारत जो था ऐसा भारत नहीं था जैसे हम लोग आज देख रहे हैं। इसमें क्या है कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। जैसे गांव का आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे जिला देखते हैं, राज्य देख रहे हैं, ब्लॉक देखते हैं। तो ऐसे छोटा छोटा जो जैसे जिला लेवल पर कोई राजा बन गया था उसका अपना राज होता था। तो ऐसे लगभग 562 रियासतों को मिलाकर भारत में विलय करके भारत के एकीकरण में मुख्य योगदान दिया था। उन सभी को आपस में मिलाकर भारत में शामिल करके एक नया भारत बना था, उसमें एकीकरण किया गया था, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष तथा भारत का विस्मारक के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का विस्मारक भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत यानी कि जब भारत आजाद हो गया तो सबसे पहला अगर गृह मंत्री आपसे पूछा जाए तो सरदार पटेल, ठीक है। और इनको माना जाता है कि ये उप प्रधानमंत्री, अभी तो वर्तमान में उप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं लेकिन ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के कारण उन्हें लोकप्रिय उपनाम सरदार मिला, जिसका अर्थ है नेता या प्रमुख। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम वल्लभ भाई पटेल था लेकिन इनको सरदार की उपाधि दी गई। और सरदार की उपाधि कब दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में ये अपना अहम भूमिका निभाते हैं। तो वहां के यानी कि गुजरात के लोगों ने, बारदोली गुजरात में, गुजरात के लोगों ने, बारदोली के लोगों ने इनको सरदार की उपाधि दी। और कि बारदोली में अगर देखें कि बारदोली में सरदार का मतलब क्या होता था, तो उसका मतलब होता था नेता या प्रमुख। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र यानी कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए हैं, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत भी की है, ठीक है। 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का शुरुआत भी किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर वीडियो लंबा होता है तो प्लीज स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो इसका मतलब कि कंटेंट बढ़ रहा है। तो कंटेंट जितना बढ़ेगा आपके आगे आने वाले एग्जाम में उतना बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए होमी जहांगीर भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी सीवी रमन, डी वेंकटरमन राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों का झील यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक के रूप में जाना जाता है? यानी कि विश्व में एक ऐसा मात्र झील है जिसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए लोकटक झील, बी पुलिकट झील, सी चिल्का झील, डी कोल्लेरू झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, ठीक है। ये मणिपुर में है लोकटक झील। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? पूर्वी तट का बात किया जा रहा है, ठीक है। इस साइड में हमारा है पश्चिमी तट और इस साइड में है हमारा पूर्वी तट। तो पूर्वी तट का उपनाम आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए कोरोमंडल तट, बी तमिलनाडु तट, सी उत्कल तट और डी मलाबार तट। तो आपको बताना है कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट को निम्नलिखित में से कौन से नाम से नहीं जाना जाता है?
तो देखिए, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट, उत्कल तट, और आपका ऑप्शन है मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट अगर देखेंगे तो मालाबार तट ये केरल साइड में है, यानी कि ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट। तो पश्चिमी घाट में पड़ता है केरल। केरल साइड को, जो केरल साइड में तट है, उसको मालाबार तट कहा जाता है। तो ये पश्चिमी घाट का नाम है मालाबार तट। बाकी कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट, उत्कल तट पूर्वी घाट का, ठीक है, पूर्वी घाट का, पूर्वी तट का नाम है। तो इसमें से मालाबार तट बाहर हो जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पलासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? पलासी का युद्ध, आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स स्टुअर्ट, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी जेम्स लैंकेस्टर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव आया तो थोड़ा सा हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के विषय में बता दूं कि देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का मुख्य योगदान 1757 की पलासी युद्ध में और 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में ये अंग्रेजी सेना का मुख्य नेतृत्व करता था। 1757 में पलासी का युद्ध होता था, जिसमें सेना का प्रमुख नेतृत्व करता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। 1764 ईस्वी में इसका भी योगदान होता है, जब इलाहाबाद की संधि होती है। 1757 की क्रांति माना जाता है कि यहां से भारत का गुलामी चालू हो जाता है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत पे बनना शुरू हो जाता है 1757 की लड़ाई के बाद। ठीक है, 1764 में होता है प्रमुख युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण, जहां से पूरा भारत गुलामी के कगार पर आ गया। वो शुरू होता है बक्सर के युद्ध से। बिहार के बक्सर के चौसा में एक लड़ाई होता है 1764 में, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद से भारत पूरी तरह से गुलाम हो गया। ठीक है, अब पूरा क्लियर हो गया कि भारत पर राज अंग्रेज ही करेंगे। चलिए, अब बक्सर के युद्ध के बाद दो संधि होती है 1765 में, जिसे इलाहाबाद के संधि के नाम से जाना जाता है। 1765 की दो इलाहाबाद की संधि होती है। प्रथम इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। प्रथम इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है, जबकि दूसरा इलाहाबाद का संधि 1765 में ही होता है, और यह होता है अवध के नवाब सुजाऊ दौला। ध्यान रखिएगा, सुजाऊ दौला और सिराजू दौला दोनों अलग है। सुजाऊ दौला, ठीक है, सुजाऊ दौला अवध का नवाब था और सिराजू दौला बंगाल का नवाब था। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सुजाऊ दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति या विलय नीति, या अगर इंग्लिश में कहें तो द ड्रॉटिंग ऑफ लैब्स, ठीक है, के नाम से जानी जाने वाली नीति अपनाई थी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्नवालिस, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड मिंटो। यानी कि हड़प नीति, राज्य हड़प नीति कहिए या विलय नीति कहिए, इसको किसने अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति या विलय नीति को अपनाया था। अब देखिए, आइए थोड़ा सा इसमें मैं बता दूं आपको, राज्य हड़प नीति एवं गोद प्रथा निषेध नीति। राज्य हड़प नीति और गोद प्रथा निषेध नीति को किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत का सिद्धांत की नीति का पहला शिकार हुआ सतारा, जो कि महाराष्ट्र का एक
राज्य था, मैंने राज करने का मतलब कि वहां पे राजतंत्र था पहले। तो सतारा वर्तमान महाराष्ट्र में। तो लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत का पहला शिकार कौन हुआ? सतारा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य हड़प नीति थी उसका पहला शिकार कौन सा राज्य बना था? तो सतारा। ठीक है। अप्पा साहेब सतारा के राजा थे। उनकी मृत्यु के कुछ साल पहले मृत्यु के कुछ साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बताए बिना एक बेटे को गोद लिया। उनकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इसे एक आश्रित राज्य का दर्जा देते हुए इसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। अब देखिए, इनका जो गोद प्रथा निषेध नीति थी, ये क्या थी कि अगर कोई राजा है और उसका बच्चा नहीं हो रहा है, अगर वो बच्चा गोद ले रहा है, किसी बच्चे को गोद ले रहा है, तो अगर वो राजा मर जाता है तो जिस बच्चे को उसने गोद लिया है वो वहां का राजा नहीं बन सकता है। वो उस राज्य का मालिकाना अधिकार उस बच्चे के पास नहीं रहेगा। ये किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है। तो उसी के वजह से सतारा का विलय कर दिया गया। अब अंग्रेजों ने नीति बना दिया कि जिस राजा का बच्चे नहीं होंगे वो राजा के मरने के बाद हो जाएगा अंग्रेजों का। ठीक है। तो सतारा इसका पहला शिकार हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत में रेलवे की नींव डालने वाला डलहौजी ही था। यानी कि भारत में रेलवे, अगर रेलवे का जनक कहा जाए, समझ लीजिए रेलवे का जनक कहा जाए तो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाएगा। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। यानी कि डलहौजी अपने टाइम में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और डाक नेटवर्क का श्रेय जाता है किसको? लॉर्ड डलहौजी को। तो ये पॉइंट लॉर्ड डलहौजी के विषय में जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, बी क्रिकेट, सी बास्केटबॉल, डी टेनिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि टेनिस से। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? आपके ऑप्शन है ए गति में कमी होती है, बी गति में बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गति बढ़ती है। यानी कि किसी चीज तापमान बढ़ता है तो उसमें ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठीक है। तो ध्वनि की गति इसमें क्या होगी? बढ़ेगी। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। चलिए अगला सवाल है हमारा, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर रेलवे का जनक कहा जाए लॉर्ड डलहौजी को तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसी का देन है कि भारत में रेलवे की लाइन शुरू हुई थी। चलिए अगला सवाल है हमारा, किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रतिभा देवी सिंह पटेल, आशापूर्णा देवी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी मार्गरेट अल्वा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहला व्यक्ति का बात किया जाए तो पहला व्यक्ति और महिला, किसी में भी व्यक्ति का अगर बात किया जाए तो महिला और व्यक्ति दोनों में आशापूर्णा देवी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए पुरुष और महिला दोनों में सबसे पहला है आशापूर्णा देवी। चलिए अगला सवाल है हमारा, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जोड़ते हैं? आपके ऑप्शन है ए मलक्का, बी बेरिंग, सी फ्लोरिडा, डी पाक।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जोड़ती हैं। आइए मैप में देखते हैं। देखिए, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी, ये है अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, यानी कि फ्लोरिडा जल संधि जो है, ये जल संधि अटलांटिक महासागर को और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, फ्लोरिडा और इधर अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये आपसे यही चीज पूछा गया कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, तो फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? आपके ऑप्शन है ए जूट, बी दूध, सी प्याज, डी मछली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन कहिए, मत्स्य पालन कहिए, मत्स्य पालन से संबंधित है और इसमें मछली के उत्पाद को बढ़ावा देने पर ही केंद्रित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मत्स्य पालन या मछली। अगला सवाल है हमारा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल। शांत घाटी कहाँ है? केरल में स्थित है। आइए हम लोग शांत घाटी को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि शांत घाटी दिखता कैसा है। तो देख लीजिए, ये है शांत घाटी का जंगल। ठीक है, कितना घना जंगल है। शांत घाटी के जंगल को एक उपनाम दिया गया है, इंडियाज अमेजन, यानी कहने का मतलब कि जो अमेजन की अभी तक सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, अमेजन के जंगल को, तो इंडिया का अमेजन अगर कहा जाता है तो शांत घाटी को, और ये शांत घाटी कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कितना घना जंगल है। ठीक है, इससे शांत घाटी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल, कहने का मतलब ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए आयन मंडल, बी बहिर्मंडल, सी क्षोभ मंडल, होगा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्षोभ मंडल लिख लीजिएगा आप लोग, क्षोभ मंडल, और डी समताप मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, समताप मंडल, यानी कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अगर वायुमंडल की परत में बता दूं एक बार लाइन से, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, आइए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश दे देता है। ठीक है, हिंदी ना देकर इंग्लिश तो इंग्लिश में देता ही है, हिंदी को भी इंग्लिश में कर देता है। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा ताप मंडल। ताप मंडल और आयन मंडल सेम है, ध्यान रखिएगा। और पांचवा हो जाएगा बाह्य मंडल। ताप मंडल और आयन मंडल दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर। ठीक है, थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर सेम है, और एक्सोस्फियर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत कहाँ है, तो देखिए ये ओजोन रेखा है, यहाँ पर देखिए ये ओजोन रेखा है। ठीक है, तो ये ओजोन रेखा कहाँ है? समताप मंडल में। ठीक, चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल है हमारा, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए माइकेल एंजेलो, एक मिनट थोड़ा सा
इसको मिटा दें, समझ में नहीं आ रहा। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी पिकासो, डी वान गोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची, यानी कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया था। अगर मैं आपको फोटो दिखाना चाहूं मोनालिसा पेंटिंग का तो एक सेकेंड, ये है मोनालिसा का पेंटिंग, ठीक है, ये मोनालिसा का पेंटिंग है, देख लीजिए। और भी पेंटिंग आता है, चलिए इधर मैं कर देता हूं आपको थोड़ा सा और फोटो में दिखा देता हूं मोनालिसा का। और ये तो ज्यादा फेमस है मोनालिसा का, ठीक है। तो ये दोनों फोटो जो है, ये दोनों फोटो मोनालिसा का ही है, ठीक है। तो किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला एवं सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए महालनोबिस, बी दादाभाई नौरोजी, सी वी राव, डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग वास्तव में सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी सभी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइप के क्विज टाइप के, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 1, 2 या लॉन्ग टर्म सभी जगह डालते रहते हैं और सभी प्लेटफॉर्म पे चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, मौज का और यूट्यूब का, कहीं भी आप सब जगह आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।